नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809606097523864555 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यह इलाहाबाद हाई कोर्ट का दूसरा फुल लेंथ टेस्ट है। इससे पहले एक फुल लेंथ टेस्ट करा दिया गया है और उसका जो लिंक है इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। जो लोग पहला फुल लेंथ टेस्ट नहीं देखे हैं वो लोग जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, यूपीएससी आरओ, बीओ और यूपीपीसीएस प्रीलिम सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? जौनसार पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ या जयंतिया पहाड़ियाँ? तो इसका जो सही आंसर है, नीलगिरी पहाड़ियाँ जो है वो टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है और यह जो पहाड़ी है यह दक्षिण भारत में स्थित है। दक्षिण भारत में यह पहाड़ी स्थित है। इससे एक प्रश्न बार बार पूछता है कि नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो वो आपकी डोडा बेटा है। डोडा बेटा जो है वो नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है। बाकी अन्य ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। जौनसार जो पहाड़ियाँ हैं ये आपके उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में जौनसार पहाड़ी है। और गारो और जयंतिया जो पहाड़ी है ये आपके मेघालय में स्थित है। मेघालय राज्य में स्थित है। गारो, खासी, जयंतिया ये तीन जो पहाड़ी है वो आपके मेघालय राज्य में स्थित है। यहाँ से प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछता रहता है। अगला जो प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र रिवर सिस्टम का निर्माण कौन सी नदी करती है? अमेजन, नील, ब्रह्मपुत्र या मिसिसिपी मिसौरी नदी? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, मिसिसिपी मिसौरी जो नदी है यह विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र जो है का निर्माण करती है। और इसके साथ ही ये अपने मुहाने पर पंजे की आकृति का डेल्टा का निर्माण करती है। और मिसिसिपी मिसौरी नदी यह उत्तरी अमेरिका में बहती है। उत्तरी अमेरिका में बहती है। अन्य ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर नील नदी है। नील नदी जो है वो दुनिया की सबसे लंबी नदी है और इसका जो उद्गम होता है वह विक्टोरिया झील से इसका उद्गम होता है और यह अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। और इसके साथ अमेजन जो नदी है ये दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। सेकेंड लार्जेस्ट जो है रिवर है आपकी अमेजन नदी। आते हैं अगला प्रश्न लोग। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो संस्थापक कौन है? लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले या जवाहरलाल नेहरू? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में बॉम्बे में की थी। 1920 में बॉम्बे में की थी और यह इसके पहले अध्यक्ष भी थे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ जो है सीमा साझा करते हैं? 4, 5, 6 या 3? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, कुल 5 राज्य हैं भारत के जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। इनमें आपका असम है, पश्चिम बंगाल है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। तो टोटल 5 राज्य हैं भारत के जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। आइए हम लोग मैप की सहायता से हम लोग देख लेते हैं। ये आपका बांग्लादेश है, ये आपका मेघालय है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल है, मिजोरम है और आपका असम है। ये आपका असम है। तो टोटल जो है 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश साथ जो है भारत के सीमा जो है साझा करते हैं। अगला जो प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल जो है कब लागू किया गया था? 2002, 1997, 2005 या 2008? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, वर्ष 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो लागू किया गया था। और इसका जो सम्मेलन आयोजित किया गया था वह वर्ष 1997 में क्योटो जो है जो जापान में एक शहर है वहाँ पर इसका जो सम्मेलन आयोजित किया गया था। यहाँ से एक प्रश्न और पूछता है कि क्योटो प्रोटोकॉल को जो है भारत कब अपनाया था? तो भारत वर्ष 2002 में जो है इसे अपनाया था, क्योटो प्रोटोकॉल को। आते हैं अगला प्रश्न लोग। राज्यसभा की बैठक कराने के लिए गणपूर्त कितनी होती है? 52, 55, 25 या 30? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी
25। राज्यसभा की बैठक कराने के लिए जो है गणपूत की जो संख्या होती है वो आपकी 25 होती है, क्योंकि सभा के लिए सभी सदस्यों का जो है वो कुल सदस्यों का वो 10वां भाग होता है, अर्थात 1/10। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राज्यसभा में जो सदस्यों की अधिकतम संख्या है वो आपकी 250 है, और 250 का 1/10 हम निकालेंगे तो वो आपके 25 सदस्य होंगे, और यही जो है गणपूर्त की संख्या होती है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। राज्यसभा के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। इनका जो कार्यकाल होता है, इनके सदस्य का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का होता है, और प्रत्येक 2 वर्ष में जो है 1/3 जो सदस्य हो वह रिटायर होते हैं, उनका जो कार्यकाल है वह समाप्त होता है। और राज्यसभा जो है एक अस्थायी सदन है, एक अस्थायी सदन है। अगर प्रश्न आपकी परीक्षा में यह पूछता है कि राज्यसभा की स्थापना कब की थी, तो राज्यसभा की जो स्थापना है वो वर्ष 1952 में इसकी स्थापना की गई थी। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह हुआ था उसमें कुंवर सिंह कहाँ से नेतृत्व किए थे, लखनऊ, कानपुर, बरेली या बिहार? तो इसका जो सही आंसर है उन्होंने बिहार से जो है नेतृत्व किया था 1857 विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ। बाकी लखनऊ जो है वो बेगम हजरत महल जी थे, बेगम हजरत महल जी थी। कानपुर से नाना साहब थे, नाना साहब कानपुर से थे। और बरेली में आपके खान बहादुर खान जी थे, खान बहादुर खान जी थे बरेली से। आते हैं अगला प्रश्न लो। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में शहरी जनसंख्या सबसे अधिक है, बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र या हिमाचल प्रदेश? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में जो है शहरी जनसंख्या सबसे अधिक है। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का स्थान आता है शहरी जनसंख्या की दृष्टि से। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। संविधान के किस सूची में भाषाओं का वर्णन है, 5वीं, 7वीं, 8वीं या 9वीं? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, 8वीं अनुसूची में संविधान के 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है, 22 भाषाओं का जो है वर्णन है। और प्रारंभ में जो इनकी संख्या थी वह 14 थी, और 8वीं अनुसूची में इनका वर्णन किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान जनगण मन गाया गया था, 1911, 1907, 1996, 1896 या 1916? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, 1911 के अधिवेशन में कांग्रेस के पहली बार राष्ट्रगान जनगण मन गाया गया था। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे जो राष्ट्रगान जनगण मन है उसकी जो रचना है वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की है, और जो हमारा राष्ट्रगान गाया जाता है वो टोटल 52 सेकंड में हमारा राष्ट्रगान गाया जाता है। और यह जो अधिवेशन आयोजित किया गया था 1911 का, इसकी जो अध्यक्षता है वह बिशन नारायण जी ने की थी, बिशन नारायण जी ने की थी। अन्य जो ऑप्शन उनको भी हम लोग देख लेते हैं। 1907 में जो है कांग्रेस 2 भागों में विभाजित होता है, नरम दल और गरम दल, नरम दल और गरम दल में। और इसकी जो अध्यक्ष थे वह रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे, और यह जो है सूरत में आयोजित जो है यह अधिवेशन हुआ था। अन्य जो ऑप्शन है 1896 में जो अधिवेशन हुआ था वो कोलकाता में इसका आयोजन किया गया था, कोलकाता में अधिवेशन किया गया था इसका, और इसके जो अध्यक्ष थे वह रहमतुल्लाह जी थे। और इसी अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था, वंदे मातरम को गाया गया था 1896 के अधिवेशन में। अंतिम जो इसका ऑप्शन है 1916 में यह जो अधिवेशन लखनऊ में आयोजित किया गया था, और इसके जो अध्यक्ष थे वह अंबिका चरण मजुमदार इसके अध्यक्ष थे, और यहीं पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है एक साथ आए थे। तो हम लोग चारों ऑप्शन को डिटेल में समझ लिए हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। वर्तमान में रेपो रेट कितना है, 5.4 0, 4.9 6.1 0 या 5.9 तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, वर्तमान में जो रेपो रेट है वो 5.9 है, और यह रेपो रेट जो है वह आरबीआई तय करता है। हम लोग थोड़ा रेपो रेट के बारे में जान लेते हैं। आरबीआई अन्य बैंकों को जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है ऋण उपलब्ध कराता है उसे रेपो रेट कहा जाता है, और वर्तमान में यह 5.90% है। और इसी के सेम विपरीत एक रिवर्स रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट एक होता है। आरबीआई बैंकों के सरप्लस मनी अपने पास जमा करा लेता है, और इसके बदले में जिस ब्याज दर से बैंकों को पैसा देता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है, और वह वर्तमान में 3.35% है। तो इस प्रकार हम लोग रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट जान लिए हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। मोल किसका मात्रक है, ज्योत तीव्रता का, पदार्थ की मात्रा का, विद्युत धारा का या ताप का?
तो मोल जो है ये आपके पदार्थ की मात्रा का मात्रक है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। अन्य ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। ज्यो तीव्रता का जो मात्रक है वो आपका कैंडिला होता है। इसी प्रकार से विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो आपका एम्पियर होता है, एम्पियर होता है। और ताप का जो मात्रक होता है वह केल्विन होता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। कत्थे उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? वाराणसी, बस्ती, बरेली या फिरोजाबाद? तो कत्था उद्योग के लिए बरेली फेमस है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। और बरेली का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है आपका जरी जरदोजी है। जरी जरदोजी बरेली का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। आप लोग जिस जिले के निवासी हैं उस जिले का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। अंडमान को निकोबार से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल या पाक जल संधि? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी 10 डिग्री चैनल जो है यह अंडमान को निकोबार से अलग करती है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। अन्य ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। 8 डिग्री जो चैनल है यह भारत के लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है। लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है। इसी प्रकार से 9 डिग्री जो चैनल है ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। और पाक जल संधि जो है यह भारत और श्रीलंका के मध्य है, भारत और श्रीलंका के मध्य है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें आपको पहचानना है कौन एक तना है? गाजर, मूली, आलू या मूंगफली? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी आलू जो है यह एक तना है। बाकी आपका गाजर और मूली ये जड़ें हैं और मूंगफली ये आपके बीज है जिसे हम लोग खाने के रूप में उपयोग करते हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? किस मंडल में पाई जाती है? क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, बहिर्मंडल या मध्य मंडल? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी संताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वायुमंडल को कुल 5 परतों में विभाजित किया गया है। क्षोभ मंडल, संताप मंडल, बहिर्मंडल, मध्य मंडल और आपका आयन मंडल। तो टोटल जो है 5 परतों में विभाजित किया गया है वायुमंडल को। आते हैं अगला प्रश्न लोग। कैलामाइन किसका अयस्क है? कॉपर, एल्यूमिनियम, लोहा या जिंक? तो कैलामाइन यह जिंक का एक अयस्क है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। सरकारी आयोग का गठन कब किया गया था? 1985, 1989, 1983 या 1988? तो सरकारी आयोग का जो गठन किया गया था वह 1983 में किया गया था और यह 3 सदस्यीय जो है एक आयोग था। और इसके जो अध्यक्ष थे वह सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व जज रणजीत सिंह सरकारिया इसके अध्यक्ष थे। और इन्होंने जो रिपोर्ट सौंपी थी वह 1988 में रिपोर्ट अपनी सौंपी थी। और यह जो आयोग बनाया गया था वह केंद्र राज्य संबंध के बारे में यह आयोग बनाया गया था। केंद्र राज्य संबंध के बारे में इन्होंने अपनी जो है रिपोर्ट सबमिट की थी। आते हैं अगला प्रश्न लोग। अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी प्रधानमंत्री होते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं। और इसका जो उल्लेख हमारे संविधान में वह आर्टिकल 263 में इसका उल्लेख किया गया है। और अंतर्राज्यीय परिषद जो है ये एक संवैधानिक निकाय है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। किस भारतीय खिलाड़ी लगातार दूसरी बार पुरुषों के FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2021-22 का अवार्ड जो है वो जीत लिया है? मनप्रीत सिंह, मनदीप सिंह, रुपिंदर सिंह या हरमनप्रीत सिंह? तो ये हमारे हॉकी के जो डिफेंडर हैं हरमनप्रीत सिंह, इन्होंने लगातार दूसरी बार पुरुषों के FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वह जीत लिया है। यह हम लोग जान गए पुरुष वर्ग में। और महिला वर्ग में फेलिस अल्बर्स हैं, फेलिस अल्बर्स जो नीदरलैंड की हैं, उन्होंने यह अवार्ड जीता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रोम, जिनेवा, पेरिस या वाशिंगटन DC? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए रोम में स्थित है खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय। बाकी अन्य ऑप्शन उनको देख लेते हैं। जिनेवा में तो काफ़ी जो विश्व स्तर के संगठन उनके मुख्यालय हैं और इसमें विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, इसका जो मुख्यालय आपकी जिनेवा में है। पेरिस में जो है आपका यूनेस्को का मुख्यालय है और वाशिंगटन DC में IMF का मुख्यालय है, IMF का मुख्यालय है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे एक तरफ दर्रा दिया गया है, दूसरी तरफ जो है
राज्य दिया गया है। आपको बताना है कौन सा युग्म जो है सही सुमिलित नहीं है। लिपुलेख उत्तराखंड, नाथुला अरुणाचल प्रदेश, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, जोजिला जम्मू कश्मीर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, नाथुला जो है वह अरुणाचल प्रदेश में नहीं है बल्कि ये सिक्किम में है। सिक्किम में है और सिक्किम और तिब्बत को जो है ये जोड़ता है नाथुला दर्रा। बाकी सभी जो युग्म हैं वो सुमिलित हैं। लिपुलेख आपके उत्तराखंड में है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है और जोजिला आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में चंद्रयान 2 ने पहली बार चंद्रमा पर सोडियम का पता लगाया। इसरो द्वारा चंद्रयान 2 मिशन को कब लॉन्च किया गया था? 2014, 2015, 2017 या 2019? तो इसे जो लॉन्च किया गया था इसरो द्वारा वो वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया था चंद्रयान 2 को। बात कर लेते हैं हम लोग इसरो के बारे में। इसरो जो स्थापना हुई थी वो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी और वर्तमान में जो इसके जो चेयरमैन हैं वो एस सोमनाथ जी हैं। एस सोमनाथ वर्तमान में इसरो के चेयरमैन हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2022 किस दिन मनाया गया है? 11 जुलाई, 16 सितंबर, 25 दिसंबर या 11 अक्टूबर? तो इसे मनाया गया आपका 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2022 को। अन्य जो ऑप्शन उनको हम लोग देख लेते हैं। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस और 25 दिसंबर को मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस के अवसर पर सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। अंगोटिया किस भाग में पहना जाने वाला एक आभूषण है? जो भी बहनें हैं उन्हें इसके बारे में पता होगा, इसका आंसर आसानी से बता सकती हैं। गला, कमर, कान या सिर? तो यह आपके कान में पहने जाने वाला एक आभूषण होता है अंगोटिया। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से प्रविशेषण आपको पहचानना है। अत्यंत कुशल, पराक्रमी या ईमानदार? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, अत्यंत जो है यह प्रविशेषण है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। प्रतिमान में समास आपको बताना है। तत्पुरुष, अव्ययीभाव, द्वंद्व या द्विगु? तो प्रतिमान में आपका अव्ययीभाव समास है और इसमें जो शब्द लिखा गया है प्रति जो है यह एक अव्यय और प्रधान है, इसलिए यहाँ पर अव्ययीभाव समास है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है, दीपा पौधों को पानी दे रही थी। इसमें आपको पहचानना है इसका काल कौन सा है? अपूर्ण भूतकाल, आसानी भूतकाल, पूर्ण भूतकाल या संदिग्ध भूतकाल? तो यहाँ पर जो है कार्य अभी संपन्न नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर अपूर्ण भूतकाल होगा। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। वागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द आपको पहचानना है। कमला, शारदा, सुखदा या प्रेमदा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, शारदा जो है यह वागेश्वरी का पर्यायवाची है और वागेश्वरी अर्थात सरस्वती जी की यहाँ पे बात हो रही है। सरस्वती जो पर्यायवाची आपकी शारदा है, वागेश्वरी है। इसके अतिरिक्त भारती हैं, विद्या हैं, वाग्देवी, ये सभी जो है वो सरस्वती के पर्यायवाची हैं। बाकी यहाँ पर एक शब्द कमला लिखा गया है, कमला वह जो आपका लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। चरण कमल बंधव हर राय में आपको अलंकार आपको बताना है। इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, श्लेष या रूपक? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, इसमें जो है रूपक अलंकार है। जहाँ उपमान और उपमेय में अत्यंत समानता हो और उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे इस वाक्य में जो है चरण को कमल के समान न दिखाकर चरणों को कमल ही बता दिया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार होता है। एक शब्द यहाँ पर आप लोग जान लीजिए, एक उपमेय होता है और आप एक का आपका उपमान होता है। जिस वस्तु की समानता किसी दूसरे पदार्थ से की जाती है उसे उपमेय कहा जाता है और उपमान जो होता है उपमेय की तुलना जिससे की जाए उसे उपमान कहा जाता है। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं चरण जो है, चरण की जो तुलना की जा रही है वह कमल से की जा रही है, इसलिए कमल जो है वह उपमान हो जाएगा और उपमेय जो है आपका चरण हो जाएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे 4 शब्द दिया गया, इसमें आपको पहचानना है कौन बहुवचन है। पौधा, लड़का, प्राण या पुस्तक? तो प्राण हमेशा जो है यह बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। लड़का दौड़ता है, इसमें लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? तो इसका जो सही आंसर है लड़का जो है यह एक जातिवाचक संज्ञा है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। जैसा कि हम लोग जानते हैं संज्ञा 5 प्रकार की होती है,
व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और आपका एक द्रव्यवाचक। तो टोटल 5 प्रकार की संज्ञा होती है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार है, शांत, श्रृंगार, करुण या हास्य। तो इसमें आपका श्रृंगार रस है। इसमें जो है आपको रस बताना था और इसमें आपका श्रृंगार रस है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। और यह जो पद लिया गया है, यह जो पद है वह मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो है कहा है। इसमें आपका श्रृंगार रस है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है। आपको बताना है जीवन जीने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या प्रयोग होता है, जिजीविषा, चतुरानंद, जीविका या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए जिजीविषा होता है प्रयोग जीवन जीने की इच्छा के लिए। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। व्यास का विलोम क्या होता है, समास, संश्लेषण, संक्षेप या लघु। तो व्यास का जो विलोम होता है वह समास होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। दृश्य बहुत ही मनोरम था। वाक्य में रेखांकित शब्द का विशेषण भेद आपको बताना है। मनोरम किस प्रकार का विशेषण है, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक या इनमें से कोई नहीं। तो यह है आपका गुणवाचक विशेषण है मनोरम। जिस शब्द से गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था आदि का पता चलता है वह आपका गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे नया हुआ, पुराना हुआ, काला, गोरा, ये जो शब्द हैं ये आपके गुणवाचक विशेषण हैं। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ। इसमें आपको बताना है चरण कमल जो है ये चरण कमल में कौन सा समास है, कर्मधारय, द्विग, द्वंद्व या अव्ययी भाव। तो इसमें आपका कर्मधारय समास है और हम लोग इसका जो समास विग्रह करेंगे वह कमल रूपी चरण होगा। कमल रूपी चरण इसका समास विग्रह होगा। और यहाँ पर हम लोग देख पा रहे होंगे इसमें जो है उपमेय उपमान लगा हुआ है और यही कारण जो है यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष और उपमेय उपमान होता है, इसको हम लोग ध्यान देंगे। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे 4 शब्द दिया गया, इसमें आपको पहचानना कौन स्त्रीलिंग में जो है प्रयोग होता है, ऋतु, पंडित, हंस या आचार्य। तो इसका जो सही आंसर है ऋतु जो शब्द है ये हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। बाकी आपका पंडित है, हंस, आचार्य सभी जो है पुल्लिंग शब्द हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर सही अर्थ के सापेक्ष जो है सही युग्म को पहचानना है आपको। अभिराम, अविराम। अभिराम का अर्थ होता है सुंदर और अविराम का जो अर्थ होता है वह लगातार होता है। अविराम मतलब बिना रुके हुए। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। अभिराम का जो अर्थ होता है वह सुंदर होता है और अविराम का जो अर्थ होता है वह लगातार होता है। वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग होता है, सुकवि, महाकवि, राजकवि, आशुलिपिक। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी आशु कवि कहा जाता है जो कवि तत्काल कविता करने में कुशल हो। और आशु मतलब होता है जल्दी। जो लोग स्टोनों का फॉर्म भरे हुए हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उस स्टोनों को आशुलिपिक भी कहा जाता है। आशुलिपिक भी कहा जाता है। जो लोग स्टोनों वाले फॉर्म भरे हैं वो लोग अपनी जो 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड है उस पर आप लोग तैयारी करते रहिए और ये जो टेस्ट है उन सभी के लिए काफ़ी उपयोगी भी साबित होता रहेगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। से लगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है, संप्रदान, कर्म, अधिकरण या अपादान। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी अपादान। से अलगाव जो है यह अपादान विभक्ति का जो है कारक चिन्ह है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी रूप से किन्हीं 2 वस्तुओं के अलगाव का बोध हो वहाँ पर अपादान कारक होता है। जैसे आपका पेड़ से पत्ते गिरते हैं, आप लोग काफ़ी बार सुने होंगे, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो यहाँ पर जो है पेड़ से पत्ते जो है वो अलग हो रहे हैं और यह जो है आपका अपादान कारक है। आते हैं अगला प्रश्न लो। घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था आपको बताना है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक आपका मूलावस्था होता है, दूसरा आपका उत्तरावस्था होता है और तीसरा आपका उत्तमावस्था होता है। उत्तमावस्था होता है। तो हमें यहाँ पूछ रहा है उत्तरावस्था, तो इसका आपका ऑप्शन जो डी है वो घनिष्ठतर हो जाएगा। घनिष्ठ जो ये आपकी मूलावस्था है, उत्तरावस्था आपका घनिष्ठतर हो जाएगा और उत्तमावस्था आपका घनिष्ठतम हो जाएगा।
तो यहाँ पे पूछा गया उत्तरावस्था, इसलिए इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग आपको पहचानना है? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। तो दुरात्मा में आपका दुर उपसर्ग है, इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। विपद जाल में कौन सी संधि है? स्वर, व्यंजन, वृद्धि या गुण? इसका हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो आपका विपद धन जाल इसका संधि विच्छेद होगा। और यहाँ पर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि व्यंजन संधि में जो है त और दा के बाद अगर जा आता है तो जा आपका डबल बार हो जाता है, इस प्रकार का हो जाता है। और इसी कारण जो है विपद जाल में व्यंजन संधि है, इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लो। इसमें आपको पहचानना है कौन जो है अमृत का अनेकार्थक नहीं है? स्वर्ण, पारा, दूध या मोती? तो मोती जो है वह अमृत का अनेकार्थक शब्द नहीं है। बाकी स्वर्ण है, पारा है, दूध है, और इसके अतिरिक्त जल है, अमृत है, घी है, ये सभी जो है अमृत के अनेकार्थक शब्द हैं। आते हैं अगला प्रश्न लो। किताब का कीड़ा होने का अर्थ आपको बताना है। बहुमूल्य वस्तु को नष्ट करने वाला, अनुपयुक्त जगह रहने वाला, बहुत अधिक पढ़ने वाला या ज्ञान का दुश्मन? तो इसका जो अर्थ होता है वो ऑप्शन सी बहुत अधिक पढ़ने वाला इसका उत्तर होता है। आप लोग भी किताब के कीड़े हो जाइए, अर्थात आप लोग भी अपनी पढ़ाई पर और अधिक समय दीजिए, जिससे आप लोग अपनी सफलता जो है वह सुनिश्चित करिए। हाई कोर्ट में है एक पद। आते हैं अगला प्रश्न लोग। महर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी महाधन ऋषि जो है इसका सही संधि विच्छेद होगा। इसमें आपका गुण संधि है, गुण संधि है। इसमें आ प्लस री मिलकर अर होता है और इसी कारण जो है इसमें गुण संधि है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर आपको पहचानना है कौन अशुद्ध जो है पर्यायवाची समूह है? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी पीयूष, सुधा और दृग जो है वह एक समान पर्यायवाची नहीं है। पीयूष और सुधा ये आपके अमृत के हैं, बाकी दृग जो है ये आपके आँख लोचन की है, इसलिए ये अलग है। बाकी आपका अरविंद, कंज और नलिन जो है ये आपके कमल के पर्यायवाची हैं, कमल के पर्यायवाची हैं। आगार, निलय, धाम ये आपके घर के पर्यायवाची हैं, एक समान सभी हैं। इसी प्रकार से दस्य, मूषक और खनक ये आपके चोर का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर इसमें दो शब्द दिया गया अलग अलग है, इसलिए इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे 4 शब्द दिया गया, इसमें आपको पहचानना है किसकी जो वर्तनी है वो शुद्ध है। अंतर्धान, वाल्मीकि, तत्व या हिरण्यकश्यप? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी वाल्मीकि जो शब्द लिखा गया है यह शुद्ध वर्तनी का शब्द है। बाकी अन्य शब्दों में जो त्रुटियाँ उनको हम लोग देख लेते हैं। पहली बात जो आपका अंतर ध्यान नहीं होता वह अंतर्धान होता है, अंतर्धान इस प्रकार से होता है। इसी प्रकार से तत्व में डबलता होता है शुद्ध स्वरूप में, और यह हिरण्यकश्यप नहीं होता है, यह हिरण्यकश्यप होता है, हिरण्यकश्यप होता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। शुद्ध रूप में वाल्मीकि लिखा गया है। यहाँ पे 4 वाक्य दिए गए, इसमें आपको पहचानना है कौन मिश्र वाक्य एक उदाहरण है। लड़का दौड़ता है, आज बहुत वर्षा हुई और इसी कारण बाढ़ आ गई। वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। यह एक मिश्र वाक्य का जो है उदाहरण है। बाकी लड़का दौड़ता जो है यह एक सरल वाक्य उदाहरण है। आज बहुत वर्षा हुई और इसी कारण बाढ़ आ गई, वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, ये दोनों वाक्य आपके संयुक्त वाक्य हैं। दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का योग 680 है। एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना है। यदि उन दोनों संख्याओं में से एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या आपको बताना है। तो यहाँ पर जो दिया सबसे पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं। हमें पता है लासा और मासा का योग 680 है, और दूसरी तरफ दिया है लासा मासा का 84 गुना है। तो लासा बराबर हो जाएगा आपका 84 मासा, और इसकी जो वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देंगे पहले वाले में। तो लासा की जगह पर 84 मासा रख देंगे, तो ये आपके 84 मासा प्लस मासा बराबर आपका 680 हो जाएगा। हम लोग यहाँ से मासा की वैल्यू निकाल लेंगे, तो मासा बराबर आपका हो जाएगा 680, 84 एक 85 हो जाएगा। हम लोग 85 इसमें भाग देंगे, तो मासा की जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी वो आपकी 8 बार जो भाग जाएगी। तो हमें मासा पता चल गया, 8 पता चल गया, और यही जो वैल्यू है हम लोग लासा में रख देंगे। तो लासा
बराबर हो जाएगा 84 गुणे 8। मासा की जगह पर हम लोग 8 रख देंगे। तो हमें पता चल गया मासा और लासा। अब एक संख्या हमें पता है, दूसरी संख्या में निकालनी है। तो इसका आप लोग जानते हैं सूत्र होता है लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो लासा की जगह हम लोग 84 गुणे 8 रख देंगे, 84 गुणे 8, और मासा की जगह हम लोग 8 रख देंगे। और पहली संख्या में पता है 56 है, यहाँ पे दिया गया है, और दूसरी संख्या हमें निकालना। मान लीजिए हम इसको यक्स मान लेते हैं, तो यहाँ पर हम इसे कैंसिल करेंगे, आपका 7 बार हो जाएगा, और 7 से हम लोग कैंसिल करें 84 को, तो 12 सत्ते 84 हो जाएगा, और 12 अट्ठे 96 हो जाएगा। तो दूसरी जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो अपना 96 प्राप्त होगी। एक बार हम लोग इसको समझ लेते हैं। लासा और मासा का योग 680 दिया ही है, और लासा बराबर आपका 84 मासा दिया है, यहाँ पर दिया ही है। तो इसमें हम लोग लासा प्लस मासा बराबर 680 में यहाँ पर लासा की जगह पर 84 मासा रख देंगे, ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो हमें मासा पता चल जाएगा। तो मासा की जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी 680/85 हो जाएगी, और ये 8 बार इससे कैंसिल होगा। तो मासा की वैल्यू हमें पता चल गई 8 हो गई, और यही 8 की जो वैल्यू है वो हम लोग यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे, तो आपकी 84 गुणे 8 हो जाएगी। तो लासा और मासा में पता चल गया, और पहली संख्या में पता ही है। तो इसका एक सूत्र होता है लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होती है। तो यहाँ पर हम लोग इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, और यस की जो वैल्यू हमें निकल कर आएगी वो 96 आएगी, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यदि एक संख्या 119 से विभाजित होती है और इसके बाद 19 शेष बचता है, यदि वही संख्या 17 से विभाजित की जाए तो आपको बताना है शेष कितना बचेगा। तो यह जो पेपर में कई बार परीक्षाओं में पूछता रहता है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट इससे कैंसिल करें, तो ये हमेशा संख्या जो है 17 से हमेशा कैंसिल हो जाएगी, 17 सत्ते 119 हो जाएगा। और इसे हम लोग इसमें भाग देते हैं डायरेक्ट, 17 का भाग हम लोग 19 में देंगे, तो जो शेषफल बचता है आपका 19 भागे 17 हम लोग शेषफल जो बचता है वो आपका 2 बचता है, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। इसको आप लोग दूसरी तरह से भी सॉल्व करते होंगे, लेकिन इसका सबसे आसान तरीका यही है कि डायरेक्ट जो है 17 का भाग हम लोग 19 में देंगे, तो जो शेष बचता है वही हमें संख्या प्राप्त होती है। अगला जो प्रश्न है, 10 पुरुष या 20 लड़के 20 दिनों में 260 मैट बना सकते हैं। आपको बताना है कि 20 दिनों में 8 पुरुष और 4 लड़के कितने मैट बनाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे 10 पुरुष जो है वो 20 लड़के के बराबर है। तो जहाँ पर या तो हम प्रश्न लड़कों के रूप में सॉल्व कर सकते हैं या पुरुष के रूप में सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो सूत्र होता है वो आप लोग जानते ही हैं, m1 d1 अपान w1 होता है, और दूसरा आपका m2 d2 अपान w2 होता है। तो हम लोग पुरुष के रूप में जो है प्रश्न सॉल्व करेंगे। पहले जो है वो 10 पुरुष थे, और कितना दिन लगता था 20 दिन लगता था, और कितना वर्क होता था 260। दूसरे में m2 में देख लीजिए आप लोग 8 पुरुष यहाँ पर हैं और 4 लड़के हैं, तो 4 लड़कों की जो वैल्यू होगी वो 2 पुरुष के बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पर इसके दूना है। तो जो टोटल पुरुष संख्या हो जाएगी वो आपकी 10 हो जाएगी, 8 ही हो जाएंगे, और 4 लड़के हैं और यह 2 पुरुष के बराबर होंगे, तो यहाँ पर 10 हो जाएंगे। d2 हमें निकालना है, सॉरी d2 यहाँ पे दिया गया है, वो आपके 20 दिया गया, हमें वर्क निकालना है। तो यह इससे कैंसिल हो जाएगा, यह इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमें जो w2 प्राप्त होगा वो आपका 260 प्राप्त होगा। इसका जो ऑप्शन ए है वो सही है। टोटल जो है 260 मैट बनाए जाएंगे। यहाँ पर ध्यान से आप लोग देख लीजिए कि 10 पुरुष जो है वह 20 लड़कों के बराबर है, तो इसलिए जो है यहाँ 8 पुरुष और 4 लड़के साथ में काम करेंगे, तो यहाँ पर 4 लड़के जो है वो 2 पुरुष के बराबर होंगे, तो 8 पुरुष और 2 पुरुष इसके बराबर होंगे, आपके टोटल 10 लोग हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसको कैंसिल कर लेंगे, तो टोटल जो आएगा आपका 260 मैट बनाएंगे। आते हैं अगला प्रश्न लोग। एक वस्तु 16% लाभ पर बेची गई है और इसे 200 अधिक रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ आपका 20% हो जाता है। तो आपको बताना है उसकी लागत कितनी है। तो प्रश्न में आप लोग देख पा रहे होंगे 20% और 16% जो अंतर आपका है वो 200 के बराबर है, 200 के बराबर है, और यह जो परिवर्तन होता है वह सिर्फ 4% कारण हो रहा है। 20 में से 16 हम लोग घटाएंगे वो 200 के बराबर आएगा, इसलिए हम लोग 1% जो वैल्यू निकाल लेंगे, 4 एक नम 4, और यह आपका कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो 1% जो वैल्यू आपकी 50 आ जाएगी। तो हम लोग 100%, कोई भी जानते हैं कोई वस्तु 100% होती है, तो हम लोग 100% निकालेंगे, वो आपके 5000 हो जाएगी, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। उसकी जो लागत है वो आपकी 5000 रुपये है। 16% से 20% के मध्य जो है 200 का अंतर आ रहा है, और प्रतिशत हम लोग देखें वह 4% के बराबर आ रहा है, और यहाँ से हम लोग 1% की जो वैल्यू निकालेंगे वो आपके 50 आएगी, तो 100% जो वैल्यू आपकी आ जाएगी वो आपकी 5000 आ जाएगी। आते हैं अगला प्रश्न लोग। एक टीवी का चिन्हित कीमत 16000 रुपये है, इसमें 2 छूट दी जाती है, और छूट के बाद वह 11400 रुपये में जो है बेचा जाता है। इसमें बताई जा रही है कि जो पहली छूट है वह 5% है, आपको दूसरी छूट बतानी है। इसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करेंगे।
इसका जो सॉल्व करने जो तरीका है आपका, सबसे पहले हम लोग अंकित मूल्य देख रहे हैं। अंकित मूल्य 16,000 रुपये है। इसमें 5% छूट है, अर्थात जो वैल्यू है वह 55% हो गई है। तो 16,000 का हम लोग 55% निकालेंगे तो ये आपकी 15,200 रुपये आ जाएगी, 15,200 रुपये आएगी। अब हमें पता करना है छूट कितनी है, दूसरी छूट कितनी है। लास्ट में बिकती कितनी है, 11,400 रुपये में। 15,200 में से 11,400 को हम लोग घटा देंगे, तो इसको हम लोग छूट हमें पता करनी है। तो आपकी छूट बराबर हो जाएगी 15,200 में से 11,400 घटा देंगे, हमें छूट पता चल जाएगा। और छूट कितनी मिली है, 15,200%। और यहाँ पर हम लोग 100, यहाँ से हम लोग परसेंट निकालेंगे तो आपका 100 से गुणा कर देंगे। तो 15,000 में से 11,400 हम घटाएंगे तो ये आपका 3,800 रुपये आ जाएगा। 3,800 बटे 15,200 गुणे 100 हम लोग करेंगे, या इससे कैंसिल हो जाएगा। और आप लोग टोटल काट लीजिएगा तो ये आपके 25% के बराबर आ जाएगा, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। पहली जो छूट थी वह 5% थी, और दूसरी जो छूट होगी वो आपकी 25% छूट होगी। इसको आप लोग दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। यदि सीना का वेतन नीरा के वेतन से 25% जो है कम है, तो आपको बताना है कि नीरा का वेतन सीना के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि नीरा का वेतन जो है वह 100 रुपये है, तो सीना का जो वेतन हो जाएगा वो आपका 75 हो जाएगा, क्योंकि 25% जो है वह कम है। ये आपका नीरा है और ये आपका सीना है। तो आपको बताना है कि नीरा का वेतन सीना के वेतन से कितना प्रतिशत जो है वह अधिक है। तो तुलना किससे की जा रही है, 75 से तुलना की जा रही है। तो यहाँ पर इसका अंतर जो होगा वह 25 हो जाएगा। 25 अधिक है कितने से, 75 से। हम लोग प्रतिशत पूछ रहा, तो यहाँ पे परसेंट के लिए हम लोग 100 से गुणा कर देंगे, तो ये आपका 25 का 25 75 हो जाएगा। तो ये आपका 33 से 1/3% जो है वह ज़्यादा है नीरा का वेतन सीना के वेतन से। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। मोहन और राहुल एक काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं, और मोहन के ना रहने पर राहुल अकेला उस काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है। तो आपको बताना है कि मोहन अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो यह आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। मोहन और राहुल जो है किसी काम को 6 दिन में करते हैं, और राहुल जो है उस काम को अकेला 8 दिन में करता है। राहुल जो उस काम को 8 दिन में करता है, तो हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमें टोटल वर्क पता चल जाएगा। 8 और 6 का जो एलसीएम होगा आपका 24 होगा। तो मोहन और राहुल एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 24 टोटल वर्क है, और एक दिन में, और दोनों मिलकर जो है वो 6 दिन में काम समाप्त कर रहे हैं। तो एक दिन का जो काम प्राप्त होगा वो आपका 6 चौको 24। तो 4 काम एक दिन में वो लोग कर रहे हैं दोनों मिलकर, और राहुल अकेले जो है 8 दिन में पूरे 24 काम खत्म कर रहा है। तो एक दिन का जो काम होगा आपका 24/8 हो जाएगा, वो आपका 3 काम एक दिन में कर रहा है। तो दोनों मिलकर 4 काम कर रहे हैं, और अकेला राहुल जो है वह 8 काम कर रहा है। तो हमें प्राप्त होगा कि मोहन जो एक दिन में काम करेगा वह आपका 4 में से 3 घटाएंगे, आपका वह 1 हो जाएगा। तो राहुल एक दिन में जो है वह 1 काम कर रहा है, और टोटल आपका काम कितना है, 24 है। तो 24 हम लोग 1 की भाग देंगे तो आपका 24 दिन आ जाएगा। तो 24 दिन में राहुल जो है वह काम पूरा करेगा। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। सबसे पहले हम लोग दोनों को एक साथ ले दिया यहाँ पर, मोहन और राहुल जो है काम को 6 दिनों में पूरा करता है, और राहुल उस काम को 8 दिन में पूरा करता है। तो हम लोग टोटल काम हम लोग पता कर लेंगे, उनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आपका 24 हो जाएगा। और 6 दिन में काम कर रहे हैं, 24 काम को एक दिन का काम निकालेंगे हम लोग, तो आपका 4 काम आ जाएगा। और राहुल अकेले 8 दिन में पूरा करता है पूरे काम को, तो अर्थात एक दिन का जो काम आएगा 3 आ जाएगा। और हमें यहाँ से पता करना है मोहन का काम। तो मोहन जो है दोनों मिलकर 4 काम करते हैं, अकेले राहुल 3 काम करता है। तो मोहन का जो काम आएगा वह एक दिन में 1 काम करेगा, और टोटल 24 है, तो 24 हम लोग भाग दे देंगे आपका, तो आपका 24 दिन आ जाएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यदि 1800 रुपये को प्रतिवर्ष 8% साधारण ब्याज पर 5 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, तो ब्याज कितना मिलेगा आपको बताना है। तो इसका एक साधारण सा सूत्र आप जानते हैं कि ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो हम लोग इसकी वैल्यू रख देंगे। 1800 में मूलधन दिया है, 8% जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और 5 वर्षों के लिए है। तो इसको हम लोग इससे कैंसिल कर देंगे, 8 × 5 = 40 हो जाएगा, और 40 में लोग 18 गुणा कर देंगे तो आपका 720 रुपये आ जाएगा, जिसको ऑप्शन में ए में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। एक 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा को 26 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में खींचा जाता है। केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी आपको बताना है। कुछ इस प्रकार का यह मान लीजिए वृत्त है, एग्जैक्ट वृत्त बन नहीं पा रहा है, और इसकी जो है
यह इसका व्यास है, और इधर टोटल व्यास दिया 26 सेंटीमीटर, तो जो इसकी त्रिज्या हो जाएगी वो 13 हो जाएगी। और जीवा आपकी 5 सेंटीमीटर दिया है, और जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, ये आपका 5-5 हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज यह बन जाएगा आपका। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह ट्रिपलेट का स्वरूप है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 5, 12, 13 इसका ट्रिपलेट होता है। तो हमें जो पूछा जा रहा है वह इसी की दूरी पूछी जा रही है, इसकी दूरी। इसको मान लीजिए O, यहाँ पर C मान लेते हैं, और यहाँ पर A भी। अगर जो लोग ट्रिपलेट जानते हैं वो तो डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं 12 सेंटीमीटर। अगर जिन्हें नहीं पता है उनको कैसे निकालना वो लोग देख ले। हमें ज्ञात करना है OC की लंबाई, तो OC बराबर आपका हो जाएगा √13 का वर्ग, ये जो आपका कर्ण है 13 का वर्ग, माइनस हो जाएगा 5 का वर्ग। AC की जो लंबाई है 13 का वर्ग आपका 169 होता है, उसमें से हम लोग 25 घटा देंगे 5 का वर्ग, तो आपका 144 हो जाएगा, और ये अंडर रूट में हो जाएगा, और 144 आपका 12 का वर्ग है। तो इस प्रकार जो है OC की जो लंबाई आपको पता चल जाएगी वह 12 सेंटीमीटर है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। एक कंपनी में जो है 724 कर्मचारी हैं। अगर 25% कर्मचारी ने नौकरी छोड़ दी तो आपको बताना है बाकी कर्मचारियों की संख्या कितनी है। तो टोटल जो है 724 लोग हैं, और इसमें 25% जो कर्मचारी हैं उन्होंने नौकरी छोड़ दी है। 25% वैल्यू आप जानते हैं 1/4 होती है, तो छोड़े हैं तो अर्थात अब बच्चे कितने हैं, वो 3/4 बच्चे हैं। तो हम लोग 3/4 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 4 से इसको भाग दे देंगे, तो 18 चौक 72 या 181 हो जाएगा। 181 में 3 से गुणा कर देंगे, 3 एक 3 हो जाएगा, 18 3 54। आपके 543 लोग वर्तमान में जो है उपस्थित हैं कर्मचारी। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि दो संख्याएं 45 और 55 को निकाल दिया जाए तो आपको बताना है शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग 50 संख्याओं का जो औसत 38 है इसका हम लोग योग करेंगे, 50 × 38, और इसका जो योग होगा 5 8 40, 5 5 15, 15 4 19, टोटल जो 19 हो जाएगा। इसमें हम लोग 45 और 55 को बाहर कर देंगे, 55 और 45 का योग करेंगे हम लोग तो ये आपका 100 हो जाएगा। 100 इसमें से हम लोग घटा देंगे तो ये आपका 1800 आ जाएगा। पहले 50 संख्या थी, अब वर्तमान में 48 संख्या है, तो इसमें हम लोग 48 से भाग दे देंगे। आप लोग पूरा भाग दे लीजिएगा, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वह 37.5 आ जाएगी, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। टोटल पहले संख्या 50 थी और उसके जो औसत था वो 38 था, तो इसकी जो टोटल वैल्यू आएगी वह 1900 आ जाएगी। इनमें से 45 और 55 को घटा दिया जाए, अर्थात 100 को घटा दिया जाए, तो जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी 1800 हो जाएगी। और पहले संख्या 50 थी, अब वर्तमान में दो संख्या घटाने पर 48 हो जाएगी, तो हमें 48 की जो वैल्यू प्राप्त होगी औसत वो आपका 37.5 होगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यदि किसी बहुभुज के विकर्णों की संख्या 9 है तो आपको बताना है बहुभुज में कुल कितनी भुजाएं होंगी, 4, 6, 5 या 3। तो इसके निकालने का एक सूत्र है n/2 - n बराबर विकर्ण होता है बहुभुज के, और इसे सॉल्व हम लोग करेंगे n(-1)/2 - n बराबर विकर्णों की संख्या होती है। विकर्णों की संख्या में दिया यहाँ पर 9 है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका n² - n/2 और -n बराबर 9। इसके यहाँ पे इसको गुणा कर देंगे, इसको और सॉल्व करेंगे हम लोग, सॉरी यहाँ पर जो है इसको और सॉल्व करेंगे तो n-2n हो जाएगा, अपान 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 दूनी 18, और यह है n² - 3n बराबर 18। इसको हम लोग इधर पक्षांतर कर लेंगे तो ये आपका n² - 3n - 18 बराबर आपका 0 हो जाएगा। और 18 को 2 भागों में विभाजित करना आपको है, तो इसका जो विभाजन होगा वह n² - 6n + 3n - 18। तो यहाँ पर हम लोग n कामन ले लेंगे तो n - 6 1 में आ जाएगा, और यहाँ से हम लोग 3 कामन ले लेंगे तो n - 6 यहाँ पर काम हो जाएगा। तो n की वैल्यू हमें प्राप्त होगी, एक तो 6 प्राप्त होगी, दूसरा n की वैल्यू हमें -3 प्राप्त होगी। तो हमेशा जो माइनस छोड़ दिया जाता है, जो प्लस में दिया रहता है उसी को हम लोग रखते हैं। तो n की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो आपका 6 प्राप्त होगी, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। इस सूत्र से आप लोग डायरेक्ट प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। किसी वर्ग की भुजा 20% बढ़ा देने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भुजा का जो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है, और इसका एक आसान सा जो सूत्र होता है वो a + b + ab/100 इसका सूत्र होता है। यहाँ पर दोनों भुजा जो है वह एक समान होती है वर्ग में, तो इसलिए जो है हम लोग
इस पे यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो दोनों जगह हम लोग 20-20 वैल्यू रखेंगे और प्लस ए बी यहाँ पर भी 20 को वैल्यू रखेंगे। तो ये इसका साधारण सा सूत्र है। ये आपका 20-20 40 हो जाएगा और 20 × 20 आपका 400 हो जाएगा। 400/100 इसको कैंसिल कर देंगे तो आपका 4 बच जाएगा और टोटल जो है वह 44% की वृद्धि होगी, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। वर्ग के जो क्षेत्रफल में वृद्धि होगी वो आपके 44% की वृद्धि होगी अगर इसकी 20% इसकी भुजा को बढ़ाया जाए। अगला जो प्रश्न है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 32 सेंटीमीटर है और दूसरा जो विकर्ण है आपका 24 सेंटीमीटर है। आपको इसकी परिधि बतानी है। तो समचतुर्भुज कुछ इस प्रकार का होता है, कुछ इस प्रकार का होता है। एक मानक मान लीजिए, यह इसका विकर्ण है, मान लीजिए इस प्रकार का विकर्ण जो है वह एक दूसरे के समद्विभाजित करते हैं। तो टोटल जो 32 सेंटीमीटर है ये आपका 16 इधर हो जाएगा, 16 इधर। इसी प्रकार से यह टोटल 24 है तो ये आपका 12 इधर हो जाएगा और यह इसकी भुजा है। भुजा मान लेते हैं ABCD मान लेते हैं और इसे हम लोग O मान लेते हैं। हमें ज्ञात क्या, हम लोग अगर एक भुजा प्राप्त कर लेंगे और जैसा कि हम लोग जानते हैं समचतुर्भुज के जो चारों भुजाएं हैं वह एक समान होती हैं, तो हम लोग भुजा प्राप्त करेंगे AB की वैल्यू। तो ये आपका समकोण होता है और ये आपका एक भुजा या आपकी दूसरी भुजा या आपका विकर्ण होता है। तो विकर्ण हमें ज्ञात करना है AB की वैल्यू और इसे जो है आपका 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर हो जाएगा। जो अन्य दो भुजाएं हैं उनके योग के बराबर होता है। 12 का जो वर्ग आपका 144 होगा और 16 का वर्ग आपका 256 होगा और ये आपका अंडर रूट हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेगा हम लोग तो आपका 400 हो जाएगा अंडर रूट में और 400 का जो वर्गमूल होता है वो आपका 20 होगा। 20 जो है एक भुजा हमें प्राप्त होगी और चारों भुजाएं जो है समचतुर्भुज समान होती हैं, इसलिए यह भी 20 हो जाएगा, यह भी 20 हो जाएगा और यह भी 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है इसकी जो परिधि होगी वो आपकी 80 सेंटीमीटर होगी, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। या आप लोग सूत्र जो याद किए होंगे वो आप आपका 4A भी कर सकते हैं और एक जो वैल्यू प्राप्त होगी वो आपकी 20 हुई है तो 20 चौको 80, इसकी जो परिधि होगी आपकी 80 सेंटीमीटर होगी। पहले 20 धनात्मक सम संख्याओं का माध्य आपको बताना है। तो धनात्मक जो है सम संख्याएँ और सम संख्या पूछी गई, तो पहली जो सम संख्या 2 है, फिर आपकी 4 है, 6 है, इस प्रकार जो है अंतिम आपकी वो आपकी 40 होगी। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे आप इनको बीच में आपके 2-2 गैप है, इसलिए यहाँ पर जो है यह है एक समांतर श्रेणी का रूप धारण की है। तो हम लोग यहाँ पर समांतर श्रेणी का सूत्र हम लोग लगा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग n संख्याओं का योग हम लोग करेंगे। तो n संख्याओं का जो योग होता है वह n/2 अपान A + L इसका सूत्र होता है। A जो है पहली संख्या होती है, L आपकी अंतिम संख्या होती है और n टोटल संख्या, कितनी संख्या टोटल 20 है तो 20/2। A जो पहली संख्या आपकी 2 है और अंतिम संख्या हमें पता है वो आपकी 40 होगी। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, आपका 10 से कैंसिल हो जाएगा, 40 2 42 और 42 में 10 गुणा कर हम लोग तो आपका 420 हो जाएगा। तो ये आपका योग है और हमें निकालना कितनी संख्याओं का माध्य है, 20 संख्याओं का माध्य में निकालना है। तो ये आपका योग है और टोटल जो संख्या है, टोटल जो संख्या आपकी 20 है। योग हमें पता है 420 इसकी वैल्यू है और टोटल जो संख्या आपकी 20 है, तो इसका जो माध्य होगा वो आपका 21 हो जाएगा। इसका जो माध्य होगा वो आपका 21 होगा, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। पहले 20 संख्याओं का जो माध्य होगा, सम संख्याओं का माध्य होगा वो आपका 21 होगा। पिता की आयु उसके 2 पुत्रों की आयु की दोगुनी है। 20 वर्ष के पश्चात पिता की आयु दोनों पुत्रों की आयु के योग के बराबर हो जाएगी। तो आपको बताना है कि पिता की वर्तमान आयु कितनी है, 40 वर्ष, 60 वर्ष, 30 वर्ष या 50 वर्ष। तो मान लेते हैं पिता की जो वर्तमान आयु आपकी x है और दोनों पुत्रों की आयु जो है y है। तो वर्तमान में जो है y है, तो यहाँ पे जो दिया गया पिता की आयु उनके दोनों पुत्रों की आयु की दोगुनी है, अर्थात x बराबर 2y हमारा पहला जो समीकरण बन जाएगा। दूसरा जो समीकरण बनेगा आपका 20 वर्ष पश्चात पिता की आयु, अर्थात 20 वर्ष इसमें जोड़ देंगे, दोनों पुत्रों की आयु के योग के बराबर हो जाएगी। दोनों पुत्रों में जो है 20 इसलिए जोड़ देंगे। यहाँ पर इसके 2 पुत्र हैं, मान लेते y बराबर आपका a + b है, ये पहला पुत्र है और ये आपका दूसरा पुत्र है। 20 वर्ष जब आयु बढ़ेगी तो इसमें भी 20 जुड़ेगा और इसमें भी 20 जुड़ेगा, अर्थात y + 20 + 20 हो जाएगा दोनों पुत्रों की आयु। तो यहाँ पर दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पर से निकाल सकते हैं x बराबर जो हो जाएगा y + 20, ये आपका दूसरा समीकरण होगा और यही जो वैल्यू है हम लोग इस समीकरण में रख देंगे x की जगह पर। तो वहाँ पर रखेंगे तो 2y बराबर y + 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर y की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो आपके 20 प्राप्त होगी और यह जो है पुत्रों की आयु का योग है। और हमें
बताना क्या है, वो पिता की वर्तमान आयु बताना है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हम लोग रख देंगे 2y बराबर x है, तो x की जो वैल्यू है वो 2y के बराबर होगी, और y की वैल्यू हमें पता है 20 है, तो 2y की जो वैल्यू हो जाएगी वो 20 गुणे 2 कर देंगे आपके, वो 40 वर्ष आ जाएगी, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। पिता की जो वर्तमान आयु है वो आपकी 40 वर्ष है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। किसी वर्ग तथा वृत्त का परिमाप एक समान है, यदि वृत्त का क्षेत्रफल 4550 वर्ग मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। वृत्त का जो परिमाप का जो सूत्र होता है 2πr होता है, बराबर वर्ग का जो परिमाप होता है वो आपका 4a होता है। यहाँ से हम लोग r की वैल्यू प्राप्त करेंगे, r की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो आपका 2a/2π हो जाएगा, 4a/2π हो जाएगा। ये आपका पहला समीकरण है। यहाँ पे वृत्त की जो क्षेत्रफल वो दिया है, और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वह πr² होता है, और इसकी जो वैल्यू दिया है वो 4550 वर्ग मीटर दिया है। यहाँ पर हम लोग r की वैल्यू रख देंगे, r की जो वैल्यू रखेंगे वो आपका पाई गुणे 4a/2π गुणे 4a/2π हो जाएगा, बराबर 4550। तो जो जिससे कैंसिल होता है उससे कैंसिल कर देंगे, ये दो इससे कैंसिल हो जाएगा, और पाई से कैंसिल हो जाएगा, और यह टोटल हो जाएगा 4a² हो जाएगा 4550, और यह पाई इसको इधर आ जाएगा, तो हम लोग इसकी वैल्यू 22/7 रख देंगे। हमें जो बचा के रखना है वो आपका a² रखना है, क्योंकि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वह भुजा का स्क्वायर होता है, और यहाँ पर a जो है वो भुजा दी गई है। यहाँ से हम लोग 7 से 4550 काटेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 650 आ जाएगा, और फिर हम लोग पूरा कैंसिल करेंगे तो टोटल आ जाएगा a² जो वैल्यू आ जाएगी वो आपके 3575 पूरी वैल्यू आ जाएगी, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो आपका 3575 होगा। प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चलने वाली 450 मीटर लंबी ट्रेन द्वारा कितना समय लिया जाएगा। तो इसका जो सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। चाल हमें पता है 54 किलोमीटर प्रति सेकंड है, प्रति घंटा है, इसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे, और दूरी हमें पता है 450 मीटर है, और टाइमिंग हमें निकालना है। तो ये आपका 18×3 हो जाएगा, और 3×5 = 15 के भाग हम लोग 450 में देंगे तो आपका 30 आ जाएगा। तो x की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपके 30 सेकंड आ जाएगी, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, इसे हम लोग मीटर प्रति सेकंड में निकालेंगे तो वहाँ 5/18 से भाग देंगे, तो x की जो वैल्यू प्राप्त होगी आपको वो 30 सेकंड आएगी। 37, 85, 65 और 23 का समांतर माध्य आपको ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए चारों संख्याओं को योग कर देंगे, बटे 4 कर देंगे, तो आपका 37, 85, 65 और प्लस 23/4 हम लोग कर देंगे। इसकी जो टोटल जोड़ने पर जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी 210 आ जाएगी। 210 में हम लोग 4 से भाग देंगे तो आपकी 52.5 आ जाएगा। जो समांतर माध्य में प्राप्त होगा वो 52.5 प्राप्त होगा, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। एक 8 अंक की संख्या है, कुछ इस प्रकार से है। अगर यह संख्या 11 से विभाजित होगी तो आपको बताना है a की वैल्यू कितनी होगी। जो संख्या 11 से विभाजित होती है उनके जो सम स्थान के अंकों का योग होता है वो विषम स्थान के अंकों के योग का जो अंतर होता है या तो 0 होता है या तो 11 होता है। तो यहाँ पर टोटल 8 संख्या है, तो ये आपका विषम है, ये आपका विषम है, यह विषम है और यह विषम है। ये आपकी सम संख्या है, सम स्थान पर है, इसी प्रकार यह भी सम स्थान पर है और ये आपके सम स्थान पर है। तो हम लोग एक बार टोटल कर लेते हैं, 2 + 6 + 3 और +1 एक तरफ कर लेंगे। इसमें से घटा देंगे हम लोग 5 को, 1 को, 9 को और 4 को। इसका जो अंतर होगा वो आपका 0 हो जाएगा। इसका जो अंतर होगा वो आपका 0 होगा। तो 6, 3, 9, 9, 2, 11, 11 + a हो जाएगा, माइनस आपका 9, 4, 13, 14, 14, 5, 19 हो जाएगा। तो इन दोनों का जो अंतर हमें प्राप्त होगा वह आपका 19 में से 11 घटाएंगे आप लोग तो वह 8 आ जाएगा। तो वह जो संख्या होगी वह आपकी 8 आएगी। दोनों जो है सम स्थान वाले और विषम स्थान वाले उन दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों का अंतर जो है वह 0 के बराबर आता है। तो यहाँ पर जो a की वैल्यू आपको प्राप्त होगी वो आपकी 8 प्राप्त होगी। 19 में से हम लोग 11 घटाएंगे आपका तो आपका 8 आएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। एक आयत का विकर्ण 17 सेंटीमीटर लंबा है, उसका जो परिमाप है वह 46 सेंटीमीटर है। आपको बताना है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। आयत कुछ इस प्रकार का होता है, इसका जो विकर्ण दिया है वो 17 सेंटीमीटर है। A B C D इससे हम लोग डिनोट कर देते हैं।
यहाँ पर दिया है विकर्ण जो है वो 17 सेंटीमीटर दिया है। इसकी जो भुजाएं मान लीजिए वह ए है और बी है, इस प्रकार से। और इसका जो परिमाप वो 46 सेंटीमीटर दिया है। और परिमाप का जो सूत्र होता है वो 2a + b बराबर यहाँ पर 46 दिया है। तो यहाँ से हम लोग a + b की वैल्यू निकाल लेंगे, वो आपका 23 हो जाएगा। 2 से इसे कैंसिल करेंगे, वो आपका 23 हो जाएगा। हम लोग दोनों तरफ इसका वर्ग कर देंगे, तो आपका a² हो जाएगा प्लस b² प्लस हो जाएगा और आपका 2ab बराबर 23 का वर्ग हो जाएगा। 23 के वर्ग को हम लोग इसी प्रकार से रखते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे यह इसका विकर्ण है और यह इसकी भुजा है, अर्थात a² + b² का जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी वो आपका 17 का स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों की जगह हम लोग 17 का वर्ग रख सकते हैं इस प्रकार से, और इसको हम लोग 2ab रख सकते हैं और यहाँ पर 23 का वर्ग कर सकते हैं। हमें आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आयत का क्षेत्रफल जो सूत्र होता है वो आपका ab होता है। हमें यहाँ से ab बचा के रखना है और इस प्रकार जो है 23 का वर्ग माइनस 17 का वर्ग अपान 2 कर देंगे और ये आपका a² - b² का सूत्र हो जाएगा। तो एक बार हम लोग इसको जोड़ लेंगे और दूसरी बार इसको घटा लेंगे। तो 23 में जब 17 जोड़ेंगे आपका 40 हो जाएगा और दूसरी बार जब घटाएंगे तो 23 में 17 घटाएंगे आपका 6 आ जाएगा, बटे आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम लोग कैंसिल कर लेंगे 40 को 2 से, तो आपका 20 हो जाएगा और 20 छक्का 120 आ जाएगा, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। इसको हम लोग एक बार फिर से समझ लेते हैं। विकर्ण दिया हमें 17 सेंटीमीटर, अब भुजा हम मान लेते हैं एक ए है और दूसरी आपका बी है। तो परिमाप का जो सूत्र होगा आपका 2ab a + b बराबर आपका 46 दिया। यहाँ से हम लोग a की वैल्यू a + b की वैल्यू निकालेंगे। a + b हमें प्राप्त हो गया, आपका 23 हो गया। दोनों तरफ हम लोग वर्ग कर देंगे, तो इसका जो सूत्र होगा वह a² + b² प्लस a + 2ab बराबर आपका 23 का वर्ग हो जाएगा। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर विकर्ण दिया गया है, अब इसका जो इन दोनों का वर्ग आपके 17 के बराबर होगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे, यहाँ से हम लोग ab ज्ञात कर सकते हैं। तो आयत का जो क्षेत्रफल आपका होगा वो आपका 120 सेंटीमीटर होगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। एक सरल रेखा बिंदु 2 और 4 और दूसरा जो आपका है 4 और 2 से होकर गुजरती है। तो आपको बताना है इस सरल रेखा की प्रवणता क्या होगी, 1 -1 2 या -2। तो सरल रेखा जो प्रवणता का जो सूत्र होता है वो आपका y2 - y1 अपान x2 - x1 होता है। ये आपका x1 है और ये आपका y1 है, ये आपका x2 है और ये आपका y2 है। तो इसका जो इसको हम लोग इसको रखेंगे तो 2 - 4 अपान 4 - 2 हो जाएगा। तो ये आपका -2 अपान 2 हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू प्राप्त होगी वो आपका -1 प्राप्त होगी। इसकी जो प्रवणता है वह -1 होगी। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। 20 हरे और 15 लाल गेंदों का एक बर्तन में रखी गई है। आपको बताना है कि अगर हरी गेंद निकाले जाए तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, 4/7, 2/3, 3/8 या 7/9। तो कुल गेंदों की जो संख्या होगी वो 20 + 15 अर्थात कुल गेंदों की जो संख्या आपकी 35 होगी। और इसे निकालने का एक सूत्र होता है, इसका जो सूत्र होता है वह NE अपान NS। NE जो है वह वांछित परिणामों की संख्या होती है और NS जो होता है वह संभावित परिणामों की संख्या होती है। और इसको हम जो वैल्यू रखेंगे वो आपका 20c1 अपान 35c1। इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो आपका 4/7 आ जाएगा, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। अगर हरी गेंद चुनी जाए तो इसकी जो प्रायिकता होगी वो 4/7 होगी, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात आपको करनी है जो 8, 9, 12, 15 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। सबसे पहले हम लोग 8, 9, 12, 15 का एलसीएम लेंगे। 8, 9, 12 और 15 का एलसीएम लोग लेंगे तो 2 से हम लोग कैंसिल करेंगे, आपका 4 हो जाएगा। 9, 6 और ये आपका 15, फिर इसके बाद 2, फिर 9, 3 और 15, फिर हम लोग 3 से इसे कैंसिल करेंगे तो ये आपका 2, 3, 1 और 5, बस हम लोग यहाँ छोड़ देंगे। तो 5 3 15 दूनी 30, 30 3 90, दूनी 180, 180 दूनी 360। तो इसका जो एलसीएम होगा वह 360 होगा। तो प्रत्येक दशा में एक शेष बचता है, अर्थात इसमें हम लोग 1 जोड़ देंगे तो वह जो संख्या प्राप्त होगी वो आपको 361 प्राप्त होगी, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। एक त्रिभुज की भुजाओं का जो अनुपात है वह 3, 4, 5 है और इसका जो क्षेत्रफल वह 216 वर्ग सेंटीमीटर है। आपको बताना है त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। त्रिभुज का जो परिमाप वह कितना होगा, 76 सेंटीमीटर, 84 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर या 72 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे यह खुद ही ट्रिपलेट है, 3, 4, 5 जो है वह ट्रिपलेट है, अर्थात यह जो है समकोण त्रिभुज है।
और समकोण त्रिभुज का जो सूत्र होता है आप लोग जानते हैं कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई इसकी सूत्र होता है। तो वह 3x गुणे 4x बराबर आपका 216 बराबर है। यह इससे कैंसिल कर देंगे हम लोग, तो आपका 2 हो जाएगा, अर्थात 6x² बराबर आपका 216 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे, आपका 36 हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो आपका 6 हो जाएगी। तो हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात हमें करना है त्रिभुज का परिमाप। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए 3, 4 और 5 अर्थात 12 गुणे 6 अर्थात आपका 12 छक 72 सेंटीमीटर जो है वो परिमाप हमें प्राप्त होगा। 3x, 4x और 5x इनको हम लोग जोड़ लेंगे, 3, 4, 7, 7, 5, 12, तो 12x और x की वैल्यू हमें पता है 6, तो 12 छक 72 सेंटीमीटर जो है वो त्रिभुज का परिमाप हमें प्राप्त होगा। यह आपका अंग्रेजी सेक्शन है। वंस इन ए ब्लू मून, इसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग होता है, ये आपका फ्रेज है। फ्रिक्वेंटली, वेरी रेयरली, समथिंग इंटरेस्टिंग या वेरी कॉमन। तो वंस इन ए ब्लू का जो अर्थ होता है वो कभी कभार, बहुत कम दिखाई देना, अर्थात वेरी रेयरली। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग इज नोन है। अच्छी लिखावट के लिए एक शब्द क्या प्रयोग होता है, इसका जो सही आंसर है वह बी कैलीग्राफी। सुलेखन कहा जाता है अच्छी राइटिंग वालों के लिए, सुलेखन। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। हानर एंड अराइज फ्रॉम वंस ओन एक्शन। हानर का अर्थ होता है सम्मान, और हानर का जो विलोम होता है वो आपका, ऑनर का जो विलोम होता है वो आपका शर्म होता है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑनर का जो अर्थ होता है वह सम्मान, और सेम का अर्थ होता है आपका बदनामी या असम्मान। अगला जो प्रश्न है, इफ़ ही आई सेल राइट टू हिम। यहाँ पे आपको बताना है फिल इन द ब्लैंक्स में जो है वो क्या फिल होगा, राइटिंग, राइट्स, रोट या राइट। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे यह सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है, और इसलिए जो है ही की जगह पर, ही के आगे राइट्स होगा, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। इफ़ ही राइट्स आई सेल राइट टू हिम, तो यह जो है सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है, इसलिए यहाँ पर राइट्स का प्रयोग होगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। द चाइल्ड वाज ब्लाइंड, ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। यहाँ पर जो है बोर्न शब्द का प्रयोग होगा। द चाइल्ड वाज बोर्न ब्लाइंड, इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। एज आई हैड हर्ट माई आई हैड टू गो टू। आँख के स्पेशलिस्ट के लिए जो एक शब्द प्रयोग होता है वह आपका ऑक्यूलिस्ट कहा जाता है। एंड ऑक्यूलिस्ट, नेत्र चिकित्सक, नेत्र चिकित्सक। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर एक वाक्य दिया गया, इसको आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। ही प्लांट्स ए बनाना ट्री, ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो पैसिव वॉइस होगा, इसका जो पैसिव वॉइस होगा, ए बनाना ट्री प्लांट बाय हिम, इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। डिस एग्रीमेंट का आपको सिनोनिम्स बताना है, ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। डिस एग्रीमेंट का जो अर्थ होता है वह असहमत, मतभेद होता है, और इसका जो सिनोनिम्स होगा आपका वो डिसेंट होगा, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। इसका भी जो अर्थ होता है वो मतभेद, असहमत होता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। द कंडीशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इज कॉल्ड ऑटोक्रेसी, ऑटोमेशन, ऑटोनॉमी या ऑटोगमी। स्वशासन की स्थिति को क्या कहा जाता है, तो आपका ऑटोनॉमी कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे 4 वर्ड दिया गया, इसमें आपको बताना है किसकी जो स्पेलिंग है वह सही है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए इलिक्सिर, इसका जो अर्थ होता है वह आपका अमृत होता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे आपको पहचानना है किसकी स्पेलिंग जो है वह सही नहीं है। डिस्परेज, लिसनेस्टियस, मेलिएबल या डिलेमा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, डिलेमा की जो स्पेलिंग है वह गलत है। अब इसका जो शुद्ध स्वरूप होगा वो आपका डिलेमा, यहाँ पर डबल एम का प्रयोग होगा, डिलेमा। अब इसका जो अर्थ होता है वो दुविधा होता है, संकट की स्थिति होती है। बाकी डिस्परेज का जो अर्थ होता है आपका बेलगाम होता है। लिसेंटियस का जो अर्थ होता है आपका वह उपेक्षा करना होता है, और मेलिएबल का जो अर्थ होता है वह लचीला होता है, लचीला होता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आपको
करना है आई एम बैडली इन नीड मनी विद ऑफ फॉर या ऑन। तो इसका जो सही आंसर है नीड ऑफ मनी होगा, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। आई एम बैडली इन नीड ऑफ मनी। आते हैं अगला प्रश्न लोग। सोनेट कहा जाता है 14 लाइन कविता को, 18, 20 या 12। तो सोनेट जो कहा जाता है 14 लाइन वाली जो कविता को कहा जाता है। एक सोनेट में जो है वो 14 लाइन होती है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है जिसको आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। आई सा हिम ओपनिंग द बॉक्स। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी ही वॉज सीन ओपनिंग द बॉक्स बाई मी हो जाएगा। यहाँ पर आई का मी हो जाएगा और हिम जो है आप उसका ही जो है एक सब्जेक्ट हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर आपको विजडम का सिनोनिम्स आपको बताना है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। स्वेल, सगैसिटी, फुलिशनेस या सरेंडर। विजडम का जो अर्थ होता है वह बुद्धिमत्ता होता है और इसका जो सिनोनिम्स होगा वो आपका सगैसिटी होगा। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर नोसेसियस का मीनिंग आपको बताना है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी सिकेनिंग जो है नोसेसियस का समानार्थी शब्द है और इसका जो अर्थ होता है वो घृणास्पद होता है। घृणास्पद इसका अर्थ होता है। घृणास्पद हुआ, घिनौना हुआ, इसका अर्थ होता है सिकेनिंग का। आते हैं अगला प्रश्न लोग। प्रेज का अपोजिट आपको बताना है। ज़ील, रिफ्यूज़, कॉन्फिडेंट या अब्यूज़। प्रेज का जो अर्थ होता है वह प्रशंसा करना होता है और इसका जो अपोजिट होगा वह अब्यूज होगा। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है, आपको बताना है किस भाग में त्रुटि है। नो सूनर हैड द डॉक्टर इंटर द हॉस्पिटल देन इट बिगैन टू रैन। अगर इसमें कोई एरर नहीं है तो उसके लिए ऑप्शन डी चूज कर सकते हैं, नो एरर का। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, यहाँ पर जो है इंटर नहीं होगा बल्कि इंटर्ड होगा। इंटर्ड होगा। अब एक चीज़ आप लोग जान लीजिए कि नो सूनर के साथ हमेशा देन का प्रयोग होता है। यहाँ पर बार बार जो परीक्षाओं में पूछता है त्रुटि के लिए, तो यहाँ पर सही है। यहाँ पर जो है इंटर जगह इंटर्ड होगा, तो इसलिए जो है इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर भी आपको त्रुटि पहचाननी है। द डायरेक्टर फेल्ड द फिल्म्स आफ्टर फिल्म्स विच ही डायरेक्टेड। इसमें जो त्रुटि है वह आपके ऑप्शन बी में फिल्म्स आफ्टर फिल्म्स। संज्ञा के बाद अगर संज्ञा लिखी रहती है तो हमेशा जो है वो सिंगुलर फॉर्म में लिखी रहती है, जैसे डे आफ्टर डे है। इस प्रकार जो है यहाँ पर फिल्म आफ्टर फिल्म होगा। यहाँ पर जो है ये बहुवचन के रूप में नहीं लिखी जाएगी। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। इंसोलेंस का अपोजिट क्या होगा। ड्रेन्ड, कॉन्क्योर, ट्रकेबल या पोलाइटनेस होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, इसका जो है अपोजिट होगा। इंसोलेंस का जो अर्थ होता है वो बदतमीज होता है और पोलाइटनेस का जो अर्थ होता है वो विनम्रता होता है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। यहाँ पर भी आपको एरर पहचानना है। रोहन इज ए बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास एट प्रेजेंट। तो यहाँ पर जो है बेस्ट आपकी सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग किया जाता है। तो जो शुद्ध वाक्य आपका होगा रोहन इज द बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास एट प्रेजेंट होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी, सेकंड में जो है वह एरर है। बेस्ट की जगह बेस्ट के पहले द का प्रयोग किया जाएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर भी आपको एरर खोजनी है। आई हैव गेव 200 रुपीज़ नोट्स फॉर डिपोजिटिंग। यहाँ पर जो एरर है वह आपके रुपीज़ नहीं होगा, वो आपके रुपी होगा। रुपी होगा। तो इसका जो पूरा वाक्य सेंटेंस सही होगा आई गेव हिम 200 रुपी नोट फॉर डिपोजिटिंग होगा। तो इस प्रकार जो है इसमें भी ऑप्शन बी में त्रुटि है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर 4 वर्ड दिया गया है, इसमें आपको पहचानना है कौन मस्कुलिन जेंडर एक है। विक्जन, वी, मेयर या ड्रोन। तो इसका जो सही आंसर है
वो ऑप्शन डी जो है ड्रोन जो है यह एक मैस्कुलिन जेंडर है, बाकी जो है स्त्रीलिंग है। विक्सेंट का जो अर्थ होता है वो लोमड़ी होता है। बी जो है वह आपका मधुमक्खी होता है, मधुमक्खी। मेयर का अर्थ होता है आपका घोड़ी होता है, और ड्रोन जो है वह नर मधुमक्खी होता है, नर मधुमक्खी होता है। इस प्रकार जो आंसर होगा आपका ड्रोन, इसका जो अर्थ होता है आपका नर मधुमक्खी होता है। यहाँ पर भी आपको एरर पहचाननी है। आई यू एंड ही मस्ट अटेंड द सेमिनार ऑन कैरियर गाइडेंस। यहाँ पर किस पार्ट में एरर है वो आपको पहचानना है। इसमें जो है प्रोनाउन की एरर है। आप लोग देख पा रहे होंगे आई यू ही लिखा हुआ है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमेशा पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर जो है फर्स्ट पर्सन लिखा जाता है। तो इसका जो शुद्ध स्वरूप होगा वह यू ही एंड आई होगा। यू ही एंड आई मस्ट अटेंड द सेमिनार ऑन कैरियर गाइडेंस। तो इस प्रकार हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए टोटल 100 प्रश्नों के जो है सीरीज इस भाग में लोग देखे हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। आप लोग कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।